तो आइए आज हम लोग 14 नवंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक की शुरुआत करते हैं और इसमें आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। जो पहली सुर्खी है, जो पहला न्यूज आर्टिकल होगा इसमें, जलवायु वित्त पोषण पे भारत का पक्ष। जो अभी कॉप 30 हुआ है उसके संदर्भ में जो भारत का पक्ष रहा वहां पे, उसके संदर्भ में बात करेगी ये न्यूज आर्टिकल। दूसरा, बीज विधेयक 2025 का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। बीज विधेयक ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जोड़कर हम इसे देखेंगे। भूमि आधारित कार्बन निष्कासन, ये भी जलवायु परिवर्तन और उसके जो समाधान के रूप में हम इसे देख सकते हैं। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और स्टेम कोशिकाएं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को की बात करेगा, स्टेम कोशिकाओं से जुड़े हुए। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियों में सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित दल विदल विरोधी कानून से संबंधित कुछ अपडेट है, उसके बारे में। मधु न्यूमा एयरबेस जो लद्दाख का है उसके बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए, जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा और इसी तरह से अन्य शॉर्ट न्यूज के साथ हम लोग अंत में देखेंगे सुर्खियों में रहा स्थल ईरान के बारे में। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल को। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल टीबी पर आधारित है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक, एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2025 आई है। मतलब टीबी के संदर्भ में जो डिफरेंट आंकड़े हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रेंड है टीबी के संदर्भ में, या टीबी के कारण होने वाली मौतें या उसके से जुड़े अन्य आंकड़े, उसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। ये है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि टीबी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका प्रसार पूरे विश्व भर में देखने को मिलता है, एक जिसमें कि भारत जैसे जो विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं विशेष करके, वहां पे इस प्रकार के केसेस भी, टीबी के केसेस और टीबी के मामले देखे जाते हैं और उसका प्रकोप अभी भी है गंभीर रूप से। उसके बाद ये महत्वपूर्ण संक्रामक रोग है जो कि फैलता है, जिसका प्रसार होता है और इसकी जो इंटेंसिटी है समय के साथ बढ़ती है अगर उपयुक्त उपचार ना मिले तो, और इससे व्यक्ति के हेल्थ में गंभीर रूप से कमी आ सकती है, खराब हो सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। ये सामान्य रूप से टीबी के मरीजों में हमने अपने आसपास भी सुना है, पढ़ा है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय है। और इसकी संख्या भारत जैसे जो उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है वहां भी काफी संख्या देखने को मिलती है। हालांकि संख्या पहले की तुलना में काफी कम हुए। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इसके संदर्भ में और जो जागरूकता है उसके संदर्भ में काफी बढ़ी है। सरकार के द्वारा भी प्रयास काफी हद तक किया जा रहा है सारे बिंदुओं पे, मेडिसिन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में, डिफरेंट लोकेशंस में पहुंचाने में, उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके संदर्भ में बढ़ाने में, और जो डिफरेंट स्कीम्स हैं जिससे कि लोगों को जोड़कर और उनको सही समय पे उपयुक्त इलाज दिया जा सके, उपयुक्त उपचार दिया जा सके, जिससे कि इसकी गंभीरता कम हो सके। तो लेकिन फिर भी क्या है, इसकी संख्या अभी भी बनी हुई है। तो यही है, डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार क्या है, विश्व में एक आंकड़ा इसमें यही दर्शाता है जो कि चिंताजनक विषय है कि विश्व में किसी भी कारण से होने वाली मौत में से जो 10 कारण है उसमें से एक है टीबी। कोई भी 10 कारण, मतलब विभिन्न 10 कारणों से जिसमें कुल मौतें हो रही है उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण टीबी है। तो इसलिए ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ ये रोग, इस रोग से जो है मृत्यु भी बड़े पैमाने पे हो रही है विश्व स्तर पे, और ये संक्रामक सूक्ष्मजीव से होने वाला ये एक प्रमुख रोग है। की हाइलाइट्स इसमें देख लेते हैं। क्या है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं इसी टीबी के मामलों से संदर्भ में। क्या है आंकड़े? सबसे पहला
कि टीबी के मामले कितने हैं, तो 2024 में विश्व के 87% टीबी रोगी 30 देशों में दर्ज किए गए थे, और इसमें से सबसे अधिक दर क्या था, भारत में। तो हम लोग समझ गए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये भारत के स्वास्थ्य के लिए, भारत के स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य गवर्नेंस आप जोड़ लो इससे, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। वैश्विक टीबी घटना दर, मतलब अभी कमी तो आई है, लेकिन वही है कि क्या है, इसमें वर्ष 2015-24 तक क्या 12% की निबल कमी आई है। वैश्विक टीबी से होने वाली मौतें कितनी है, 29% की निबल कमी आई है। और बहुदवा प्रतिरोधी टीबी, इससे अच्छा हम ये ध्यान रखेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीआर टीबी बोला जाता है। मल्टी ड्रग मतलब जो डिफरेंट दवाई अप्लाई की जाती है टीबी के दवाई में, टीबी में क्या है उसके उपचार में जो जिस तरह का सूक्ष्मजीव है हावी, हमने देखा, अभी इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि जिसके कारण है, तो उस पर प्रक्रिया करने के लिए एक दवाई, उसे खत्म करने के लिए एक दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर उससे वो ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर वो क्या उसके प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता अगर विकसित कर लेता है, तो फिर उसके साथ साथ यही कारण है कि जैसे जैसे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता जाता है वो और मजबूत होता जाता है, तो मतलब वो जो टीबी का मामला होगा वो गंभीर होता जाएगा। तो वही आप समझ लो कि जो बेसिक मामला है उससे कहीं अधिक एमडीआर, इसमें एक से अधिक दवाइयां लेनी होती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट दवाइयों के प्रति जो है ना प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर चुका है सूक्ष्मजीव। और इससे भी अगर गंभीर मामला आप देखने को बताया जाए तो वो होता है एक्सडीआर। तो क्या होता है एक्सडीआर, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये ध्यान रहे, तो यही क्या है कि एमडीआर टीबी के मामले जो है ना काफी गंभीर है। यह एक लोक स्वास्थ्य संकट है और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी खतरा बन रहा है। जिस व्यक्ति को हुआ उस व्यक्ति के लिए समस्या नहीं है, बल्कि समस्या तो है ही, साथ में वो स्प्रेड करने के लिए, मतलब स्प्रेड भी करता है, संक्रामक रोग है। और जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि जिसके कारण इसे लोक स्वास्थ्य के लिए संकट बताया जा रहा है। और इसलिए सरकारें इस पे काफी बात करती हैं। इसलिए इसके बारे में जो हमने अभी बात किया कि बैक्टीरिया से जनित जो हम लोग बात कर रहे हैं संक्रामक रोग है बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण, तो बैक्टीरिया जनित, ठीक है, संक्रामक है, संक्रामक वायु जनित रोग है। इसीलिए खांसी से, मतलब टीबी की मरीज के आसपास लोग नहीं जाते हैं। ये सामान्य प्रैक्टिस हमने पहले सुना है, देखा भी होगा। तो उसका कारण यही है कि खांसने से, और जो वाटर ड्रॉपलेट है खांसने से डिफरेंट टाइप से शरीर से अगर निकल रहा है तो उससे वो फैल सकता है। इसलिए लिखा हुआ है संक्रामक वायु जनित रोग है ये। और इस बीमारी को रोका जा सकता है, लेकिन क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है? प्रॉपर उपचार होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। जागरूकता की कमी कारण लोग क्या शुरुआत तो करते हैं लेकिन क्या बीच में छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो जो बैक्टीरिया है और प्रतिरोधी हो जाता है। यही चीज प्रतिरोधक क्षमता वो विकसित कर लेता है। इसकी निम्नलिखित दो प्रकार है। एक क्या? पल्मोनरी टीबी, मतलब जो फेफड़ा, पल्मोनरी बोला जाता है फेफड़े में को प्रभावित करता है, जिससे जो फेफड़े में उसे खराब हो जाना। और फेफड़े के संदर्भ में जो सबसे आम सामान्य रूप से हमने देखे हैं कि खांसने की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, खांसने का लक्षण, खांसना, छींकना, इस तरह से। दूसरा क्या है, ये शरीर की डिफरेंट हिस्से में भी हो सकता है, लिम्फ नोड्स में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है, किडनी या प्लूरा में हो सकता है। तो ये चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अंगों को प्रभावित करता है और ये कम संक्रामक होता है, फेफड़ों से शरीर के भीतर फैलता है। तो इसलिए वो एक्सट्रीम कंडीशन है जिससे शरीर के अन्य अंगों की तरफ भी फैल सकता है। उपचार क्या है? उपचार वही एंटीबायोटिक दवाई बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और जो हमने बात किया था अभी क्या, रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड, ये सबसे पॉपुलर नाम है ये दोनों। और ये दोनों जो है एमडीआर टीबी में यूज किया जाता है।
एमडीआर टीबी में। और इसीलिए क्या बोला जाता है, ये एमडीआर टीबी को रिफैम्पिसिन टीबी बोला जाता है, आरआर टीबी भी बोला जाता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। ये एमडीआर टीबी इसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया टीबी की 2 दवाएं, मतलब कौन कौन सा देखिए यहाँ पे, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आरआर टीबी, ये ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा पॉपुलर नाम ये भी है। और टीबी की 2 सबसे प्रभावी प्रथम पंक्ति की दवाएं हैं ठीक है। टीबी उन्मूलन के लिए किए गए उपाय क्या है? भारत द्वारा किए गए उपाय, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ये विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारियों के लिए हम लोग एक कार्यक्रम, स्पेसिफिक कार्यक्रम ही चलाते हैं, जिसमें टीबी सबसे महत्वपूर्ण में से है और काफी पहले से चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य का वर्ष क्या 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, पूरी तरह से टीबी का उन्मूलन करना था। निक्षय पोर्टल इसी के अंतर्गत है, एनटीपी के तहत क्या वेब आधारित है, जिससे क्या है कि रोगियों का प्रबंधन और उनकी निगरानी की जाती है। मतलब जिस रोगी को हुआ उसका उसका इलाज स्टार्ट हुआ तो क्या किस लेवल तक वो पहुंचा, मतलब उसमें क्योरनेस किस लेवल तक पहुंची है। WHO की टीबी, इससे क्या होगा, ट्रैक करने में आसानी होगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। कोविड में हमने देखा एक पूरा का पूरा ट्रैक डैशबोर्ड हमने स्टार्ट किया था, कितने मरीज आए, इतने मरीज ठीक होकर चले गए, इतने मरीज गंभीर रूप से हुए। उसी तरह से टीबी, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला सतत प्रक्रिया है, तो इसलिए पूरा गवर्नमेंट भी, इसलिए अगर इसे खत्म करना है समय के साथ टारगेटेड तरीके से, तो इस प्रकार की किसी प्रणाली को विकसित करना होगा जिससे कि कोई छूट ना पाए। एक दूसरा कि जो व्यक्ति इलाज स्टार्ट कर रहा है वो गंभीरता से इसे इलाज को अंतिम रूप दे सके, ठीक होने तक उसे पहुंचा सके, इसलिए ट्रैक किया जा सके। WHO की टीबी उन्मूलन रणनीति क्या है, किसका लक्ष्य वर्ष 2015 के स्तर की तुलना में 2035 तक टीबी से पीड़ित रोगियों में 90% की कमी लाना और टीबी से होने वाली मौतों को 95% की कमी करना। तो वही है कि आज दुनिया में इतनी प्रगति हो गई है, वैक्सीन या दवाई से संबंधित जो प्रगति हमने डेवलपमेंट देखा है टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में, तो उसके बावजूद भी इस प्रकार की बीमारियों से, संक्रामक रोग से इतने मौतें हो रही हैं। तो इसका एक कारण तो ये चीजें हैं कि इसकी गंभीरता की समझ और इसकी गंभीरता के साथ साथ वहां पे उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं इसके संदर्भ में। तो इसलिए हम एक आम तौर पे अगर इसके कारण के पीछे जाए तो आप समझोगे कि इसमें गरीबी और जन जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण बन सकती है, दिखती है। क्योंकि जहां पे गरीबी के कारण जागरूकता कम है, गरीबी है, तो दवाई ना लेना या डॉक्टरी सलाह तक नहीं पहुंच पाना और उसके साथ साथ जो आसपास में गंदगी होना, इन सब के कारण जो है टीबी एक महत्वपूर्ण फैक्टर, और अभी तक पूरी तरह से इन्मूलन भारत जैसे विकसित राष्ट्र में भी, कि जहां हम लोगों ने अभी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर लिया है तो खत्म नहीं हो पाए, तो ये भी एक बड़ा कारण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक है। क्या है टॉपिक? बीज विधेयक 2025 का मसौदा, ड्राफ्ट तैयार किया गया सरकार के द्वारा। बीज विधेयक 2025 मतलब बीजों के प्रबंधन, निगरानी, उसके मार्केटिंग, उसकी बिक्री से संबंधित, खरीद बिक्री से संबंधित कानून विनियमन की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, क्या पहले से कोई कानून नहीं है? पहले से कानून है। सरकार अभी वर्तमान जो ये विधेयक आया है, बिल आया है, इसके द्वारा जो पहले कानून है उसमें कुछ चीजें जो है ना चेंज करना चाह रही है, उसे मॉडिफाई करना चाह रही हैं, जिससे कि समय के साथ जो चुनौतियां आ रही हैं किसानों को इस संदर्भ में, बीजों के संदर्भ में, उसे दूर किया जा सके और पूरी की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा सके, इफिशियंट बनाया जा सके। क्यों बात कर रहे हैं, बीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हमने देखा है कि कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रूप से हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं कृषि में? कि कृषि में इनपुट
महत्वपूर्ण होता है। इनपुट मतलब जो आप लगाते हो पहले, खेती करने से पहले, तो उसमें बीज, खाद, इस तरह की चीजें हैं, या खेती के लिए मशीन खरीदना, जो इन्वेस्टमेंट है, शुरुआती इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनपुट है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इस पे किया जाने वाला जो व्यय है वही होता है उसका इन्वेस्टमेंट किसान का। यही है सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो। और इसमें अगर अगर एक महत्वपूर्ण जो खर्चा है, जो व्यय है किसान का, वो क्या है? बीज। बीज। और यहां पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं। एक क्या? अधिक उपज सुनिश्चित करने वाली, मतलब उत्पादकता जिससे अधिक हो। उसके बाद क्या? जो डिफरेंट टाइप के जो चुनौतियां हैं फसल खराब होने से संबंधित, वो गुण भी हो, मतलब उसकी उनकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक हो। बीज मतलब आधुनिक तकनीक पर आधारित जो समस्याओं से। उसके बाद सिंचाई से संदर्भ में समस्या, जो सारी समस्याएं हैं उसको भी ये इस तरह से किया जा सके। तो मतलब बीज क्या है कुल मिलाकर, क्या एक तरह से बोला जाए तो सेंटर में है किसानी के, खेती किसानी कृषि के। ये ऐसा इनपुट है क्योंकि इसी पे अंततः सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने सब कुछ किया लेकिन बीज अगर सही नहीं है, या सही दाम पे आपको नहीं मिल पाया, या सही गुणवत्ता क्वालिटी का नहीं मिल पाया, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उससे मिलने वाली लागत वो कम हो जाएगी, उससे क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से चीजें हम लोग देख सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में हम लोग बात करेंगे बीज विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, तो बीज विधेयक जो लाया गया किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने, भारत सरकार का ने बीज विधेयक 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये किसको रिप्लेस करेगा? जैसा मैंने बताया, ये बीज नियंत्रण आदेश 1983, बीज अधिनियम 1966 की जगह लेगा। और इसमें दो, जाहिर सी बात है, उद्देश्य क्या होगा? यही कि उन्नत बीज की उपलब्धता हो, वही हाई क्वालिटी, मतलब समय के साथ जिसकी प्रोडक्टिविटी अधिक हो, उन्नत बीज हो, और उसमें कुछ विशेष गुण हो, जैसे सूखे से लड़ पाए, जैसे जो है पानी की कमी से लड़ पाए, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट क्लाइमेट में। तो इस तरह से किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यवसाय करना आसान बनाना। किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, जैसा मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट क्या इन्वेस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जब आप करने जा रहे हो किसी बिजनेस में या किसी एक्टिविटीज में, और वो प्रोडक्ट किसी खास कंपनी या किसी खास ग्रुप के पास ही मोनोपोली हो, तो उसके मूल्य में कभी भी उतार चढ़ाव किए जा सकते हैं, उसके क्वालिटी में कभी भी उतार चढ़ाव किए जा सकते हैं। इन सब से किस पे जो है प्रभाव पड़ेगा? उस कंज्यूमर पे, मतलब किसान पे। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और व्यवसाय करना आसान बनाना। व्यवसाय मतलब दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष कौन है? जो बीज विक्रेता है, जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बीज पे रिसर्च करने वाली कंपनियां हैं, ये सब भी पक्षकार हैं। तो डिफरेंट पक्षकार के लिए ये बीज विधेयक आया है कि पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा चेन है, ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, बीज के निर्माण से लेकर, मतलब उसके पे शोध अनुसंधान से लेकर उस पे किसान तक पहुंचाने तक का, उसको स्ट्रीमलाइन करना है। तो सरकार का यही उद्देश्य है। चलिए मुख्य प्रावधान को देख लेते हैं। तो अब जब हमने इतना डिस्कस किया तो ये मुख्य प्रावधान सीधे सीधे ही हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है कि ये गवर्नेंस से जुड़ा हुआ इशू है, कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इशू है। तो पेपर 2 में, पेपर 3 में सामान्यतः, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में सामान्यतः हर साल मेंस में इस तरह के प्रश्न दिखते हैं। प्रीलिम्स में तो आएंगे, स्टेटमेंट आ सकते हैं इसके की पॉइंट से, इस तरह के जो कोई भी कानून या ड्राफ्ट जो कानून बनने की दिशा में है उससे पूछे जाते हैं, उसके स्टेटमेंट वाले प्रश्न प्रीलिम्स में। मेंस में क्या होता है कि डायरेक्ट इसे जोड़कर दे दिया जाता है,
जैसे इसमें ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की दिशा में बीज विधेयक की क्या भूमिका हो सकती है, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या टिप्पणी कीजिए, इस तरह के। तो ये देखा गया है कि इस तरह के कानूनों को डायरेक्ट उसके की पॉइंट्स को बताते हुए उस पर चर्चा करने के लिए पूछ दिया जाता है से, जीएस पेपर 2 में भी, जीएस पेपर 3 में भी, थोड़ा बहुत अंतर करते हुए विषय के अनुरूप। तो ये विषय मिलता जुलता है क्योंकि गवर्नेंस में डायरेक्ट यहाँ पे ये जुड़ रहा है यहाँ पे। और दूसरा क्या है यहाँ पे, जो मेन जो है जीएस पेपर 3 में कृषि अर्थव्यवस्था से के संदर्भ में। क्लियर है चीजें? चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। वही बीजों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अथॉरिटी के पास में। तो यही है किसानों, हालांकि इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या गया है कि जो किसान भी अपने पास जो है बीज को संरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि बीज जो फसल हुई उससे बीज मिल जाता है जो अगले साल यूज कर सकते हैं। यही परंपरागत मेथड है, बीज को बचा कर रखा जाता था। तो लेकिन जो किसानों के पास जो संरक्षित पारंपरिक बीज है कि किस्में हैं, विशेष रूप से निर्यात की और विशेष रूप से निर्यात के उद्देश्य से उत्पादित बीज को इस प्रावधान से अलग रखा गया है, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही बनी है। दूसरा, किसानों ने जो बचा के रखा हुआ है परंपरागत बीज, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा कि उसे जाकर रजिस्टर नहीं करवाना होगा। दूसरा, बीजों की बिक्री का विनियमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीज की किस्मों को भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों के अनुपालन करना होगा। जाहिर सी बात है कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, तभी जाके पूरे देश में सुनिश्चित कर पाएंगे कि फसल की गुणवत्ता को, उत्पादकता को बढ़ाना है ना। कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उत्पादकता हमारी कम है। किसी भी मुख्य फसलों में देख लें, अगर तुलना कर लें अपने आसपास और उस पड़ोस से, मतलब चीन और इस तरह के दक्षिण, मतलब पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में और विश्व स्तर पे भी, तो हम लोग इसमें पिछड़ते हैं, इसमें उत्पादकता कम है हमारी। तो उसमें बीज एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हमने सुना भी होगा कि हरित क्रांति जब हुई तो उसमें सबसे बड़ा जो मेन चीज था क्या था? बीज। उसे क्या बोला? हाई यील्डिंग वेराइटीज लाई गई थी। उसके साथ और चीजें जो डिमांडिंग थी वो पूरा किया सरकार ने। उसके साथ और क्या क्या चीजें थी? उसके साथ थी सिंचाई, उसके साथ थी मशीनरी। तो ये सब चीजें उसके साथ पूरा की गई। लेकिन सबसे पहले क्या था? हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो ये चीजें यहां पे हम लोग ध्यान में रखना होगा। तो भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानक एक मानक है, सर्टिफिकेशन जो है उसको फॉलो करना होगा। केंद्रीय बीज समिति बनाई जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, इसका गठन किया जाएगा और इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। और उसके बाद क्या, इस समिति बीज से संबंधित कार्यक्रम व योजना बनाने तब बीज के विकास, उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, निर्यात, आयात आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। मतलब सरकार को सलाह देने वाली एक बॉडी हो जाएगी, परामर्शकारी बॉडी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, कुछ राज्य स्तर पे, मतलब सेंटर पे हमने देख लिया, बीज समितियां बना दिया। उसके बाद क्या, राज्य बीज समितियां बना दिया है उसी तरह से कि संबंधित राज्य में भी सरकारों द्वारा गठित किया जाएगा। और क्या, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित अधिकतम 15 सदस्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। उसका पंजीकरण उप समितियां भी होंगी। क्या, ये समितियां बीज के प्रकारों या किस्मों के दावों का परीक्षण करके उनके पंजीकरण के लिए अनुशंसा करेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई भी लेके जा सकता है। तो मतलब सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एजेंसी, मतलब पहले सर्टिफाई करवाओ और उसके बाद फिर उनकी अनुशंसा अगर वो कमेटियां कर देती है, उप समिति कमेटी कर देती है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपने वो मानक फॉलो किया है। बीज किस्मों पर राष्ट्रीय रजिस्टर और पूरा जब ये प्रोसेस में आ जाएगा तो एक तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग पूरे देश को एक तरह से, पूरी तरह से एक फ्रेमवर्क में ढाल लेंगे। पूरा फ्रेमवर्क पूरे देश में जहां भी बीज का निर्माण हो रहा है, बीज की को बनाया जा रहा है, तो इस तरह से क्या, बीज किस्मों पर राष्ट्रीय रजिस्टर इस तरह से बनाया जा सकेगा, सर्टिफाइड बीज। तो वही बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के नियंत्रण और प्रबंधन में संरक्षित सभी प्रकार के किस्मों या बीजों का एक रजिस्टर हो जाएगा। तो हमारे पास ये डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा कि हमारे पास कितना बीज है, किस किस प्रकार के हैं, किस किस रीजन में क्या है। तो ये स्टेट वाइज भी डेटा आ जाएगा हमारे पास। केंद्रीय बीज परीक्षण या प्रयोगशाला और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से अगर मैं
बता सकता हूं, बताऊं तो अगर मेरा ये ओपिनियन देना हो तो बीज विश्लेषक और निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे बीज परीक्षण का काम करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल किसी भी चीज में, खास करके खाद्यान्न से संबंधित क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन करना समय समय पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने पहले भी सुना है कि अभी बहुत सारे बीज अभी आए जिससे कि मार्केट्स में फिर से जो है ना वापस करना पड़ा उस कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं देखी गई कुछ बीजों में। ये डिफरेंट डिफरेंट फसलों के बारे में हमने ये न्यूज इस प्रकार के सुने हैं। तो ये समस्या, इस प्रकार की समस्या क्यों होती है? इस प्रकार की समस्या इसलिए होती है कि क्वालिटी कंट्रोल जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। तो ये चीज इससे, ये जो प्रयोगशालाएं हैं इससे मतलब टेस्टिंग के बाद ही अब कानून के उल्लंघन पे मतलब जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, जो बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा स्ट्रक्चर, उसमें अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है तो उसमें दंड का भी प्रावधान होंगे, तो जिससे कि रोका जा सकेगा इसको, इस पूरी व्यवस्था को उल्लंघन करने वालों को। और 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तुच्छ मतलब सामान्य सा, मामूली और गंभीर अपराध। गंभीर अपराधों के मामले में अधिकतम 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और कैद की सजा का भी प्रावधान है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, पर्यावरण से संबंधित एक नई रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? भूमि आधारित कार्बन निष्कासन, मतलब लैंड वेस्ट, जो कार्बन निष्कासन की बात किया जाता है। रिपोर्ट आई है क्या? द लैंड गैप रिपोर्ट 2025 नाम ही है। द लैंड गैप रिपोर्ट के अनुसार सरकारों के जलवायु संबंधी संकल्प भूमि आधारित कार्बन निष्कासन पर बहुत अधिक निर्भर है। भूमि आधारित कार्बन निष्कासन मतलब क्या? जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम लोग अवगत हैं। जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ी समस्या क्या जो हम लोग देख रहे हैं, जो उसके महत्वपूर्ण लक्षण ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है? उत्सर्जन, विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन। और उत्सर्जन को कम करने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग ये बात करते हैं कि वायुमंडल से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो या कोई प्रक्रिया हो जिससे कि उसको अवशोषित कर लिया जाए। और दूसरा, इस प्रकार की चीजें मतलब धरातल में का निर्माण ऐसा किया जाए जिससे वहां से रिलीज ही कम हो। 2 चीजें हैं यहाँ पे, ये बात किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग बताते हैं कि नेचुरली जो कार्बन अवशोषक है, कौन? सागर, वन क्षेत्र, वो इस तरह से। तो ये जो है इसे बचा कर रखना आवश्यक है। क्यों? आज के समय में वन काटे जा रहे हैं और सागरें क्या हो रही है? सागर जल क्या हो रहा है? अम्लीय हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन का बढ़ते हुए स्तर के कारण, जो कि चिंताजनक विषय है, जो कि कार्बन उत्सर्जन की समस्या से लड़ने में हमें पीछे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि जो उसे कार्बन अवशोषित कर रहा है, जो खींच रहा है, जो कार्बन अवशोषक था प्राकृतिक रूप से, उसे हम लोग या तो खत्म कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना? तो यही यहां पे बताया गया है कि बाकी बचा कौन? कॉन्टिनेंट। तो जो कॉन्टिनेंट बचा, जो ये हमारी भूमि है, इसे हम लोग ऐसा बना लें जो अधिक से अधिक उत्सर्जन को, कार्बन को क्या करे? अवशोषित करे। यही करे। और जहां से कार्बन उत्सर्जन हो रहे हैं, जैसे खेतों से मीथेन जैसे जीएचजी निकलते हैं, कोई भी वेटलैंड होगा, मतलब कोई भी जहां भी दलदली भूमि है और जैविक चीज पदार्थ है। जैविक पदार्थ मतलब क्या? कोई पौधा हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई ह्यूमन वेस्ट हो सकता है, कोई पशुओं का वेस्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा होगा जो उससे क्या है? जीएचजी, मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। तो इन सबको भी रोकना इसमें काम आएगा, जिससे क्या होगा? हम ऐड करने से बच जाएंगे। एक्स्ट्रा कार्बन उत्सर्जन को ऐड करने से वायुमंडल में हम लोग बचेंगे। तो उसे मैनेज करने की बात ये की जा रही है यहां पे। तो इसीलिए ये बोला गया है द लैंड गैप रिपोर्ट 2025, यही बताया गया। और इस संस्था का भी नाम है यही, द लैंड गैप रिपोर्ट। संस्था भी नाम यही जो इसे निकालती है।
तो यही है, सरकारों के जलवायु संबंधी संकल्पों में भूमि आधारित कार्बन निष्कासन के लिए लगभग 1.01 बिलियन हेक्टेयर भूमि के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है। तो जो भूमि है तो उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे बड़े पैमाने पे भूमि को, जिससे क्या होगा, जो दोनों प्रक्रिया मैंने बताया वो किया जा सके, जिससे कार्बन को अधिक अवशोषित करे, मतलब उस पर पेड़ लगाएंगे, यही है ना। और उसे ऐसा बनाएंगे, मतलब भूवैज्ञानिक तौर पे, जिससे क्या हो, वो अधिक से अधिक अवशोषित करे और कम वो उत्सर्जित करे, बस इतना ही है। तो इसके लिए आवश्यकता कितना, 1.01 टन, 1.01 बिलियन हेक्टेयर भूमि, बड़ा भूमि है। तो ये भी अपने आप में चैलेंज होगा, बाद में देखेंगे इसे। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या है ये भूमि आधारित कार्बन निष्कासन है क्या। ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से, कि इस तरह से डिफरेंट उपाय के तहत जो है, ये देखिए यहाँ पे सॉइल में मृदा ही जो है ना इस प्रकार से हो, जिससे कि वो अधिक से अधिक कार्बन को अवशोषित करे। और अवशोषित कैसे कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ठीक है, मतलब इस CO2 सिक्वेस्ट्रेशन का काम कर रही है, कार्बन अवशोषक का काम कर रहा है। उसके बाद क्या, ये वाटर बॉडीज, अगर मृदा नमी वाली होगी तो उससे वो CH4 निकलेगी, तो वहां पे क्या, इस तरह की चीजें वहां पे ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन कर दिया तो क्या होगा, वो भी अवशोषण का काम करेगा। उसके बाद क्या, बायोचार जैसे चीजों का प्रयोग किया जाएगा। और भी आगे हम लोग देखेंगे, और विधियों में, डिफरेंट विधियों में। तो ये समझाने के लिए पूरा का पूरा ये प्रोसेस इस तरह से डेवलप किया जाएगा, जो भूमि का स्वरूप है। अब यही है कि LBCR उन रणनीतियों को संदर्भित करता है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित कर ले, तभी तो कम होगा ना। जो अगर हमने बढ़ाया है तो उसका उपाय क्या है, उसका उपाय यह है कि या तो ऐसा कुछ किया जाए वहीं पे खत्म हो जाए। ये अभी तक उसी तरह से, अभी तक जो है वैसा कुछ बड़ा उपाय नहीं दिखा है, लेकिन एक उपाय यह है कि उसे अवशोषित कर लिया जाए डिफरेंट मेथड से। तो यहीं से अवशोषित किया जा सकता है। और करने के लिए क्या, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है एकदम क्लियर, क्योंकि लैंड लगा हुआ नाम में यहाँ पे, उसके द्वारा उसके उपयोग में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए भूमि उपयोग जो है ना, हमें उसमें बदलाव करना है। इसलिए मैंने बताया कि बहुत 1.01 बिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। और इसमें क्या करना है कि इन पारिस्थितिकी तंत्रों में मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं, वन, मृदा, आर्द्र भूमि, कृषि परिदृश्य शामिल होंगे। यही होगा ना। वन तो डायरेक्टली अवशोषित ही कर लेगा। मृदा के भी स्वरूप को हम ऐसे कर सकते हैं जिससे वो अधिक से अधिक अवशोषित करके रखे। आर्द्र भूमियों में भी ऐसा किया जा सकता है, और कृषि परिदृश्य में भी, जो कृषि आप फील्ड खेत बनाकर आपने रखा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहला, पेड़ लगा के पुनर्वनीकरण और वनीकरण, मतलब जहां पेड़ कट गई, वन कट गया, तो उसको फिर से लगाया जाए। और नए जगहों पे भी अधिक से अधिक वनीकरण किया जाए, एफोरेस्टेशन। तो यही दो टर्म है, पुनर्वनीकरण, वनीकरण, ठीक है। यहाँ पे ये जो IPCC संस्था है, इसके द्वारा बोला भी गया है कि दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा क्या 0.5 से 10.1 गीगाटन CO2 का समन किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा मात्रा है ये कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने की दृष्टि से। उसके बाद क्या, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यही जो पिक्चर हमने देखा कि पेड़ के द्वारा जो लिया जा रहा है सीधे, तो यही है कि वातावरण में मौजूद CO2 को कैप्चर करने, उसे मृदा जैविक कार्बन के रूप में मृदा में संग्रहित करने की प्रक्रिया होती है। ये जो कार्बन ये करेगा और वो इसके बाद कहां जाएगा, मृदा में संग्रहित हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वन, जितनी ज्यादा पेड़ अपने आसपास, वो उतना ज्यादा वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करेगा। तो ये क्या खेत के मेढ़ों पे भी लगाया जा सकता है, खेतों के मेढ़ों पे लगाया जा सकता है। सामाजिक वानिकी का कंसेप्ट यही है। हमने एक और डिस्कस भी किया पहले, भूगोल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, खेती के एक महत्वपूर्ण प्रकार में से जो आज इसी तरह के समस्याओं के लिए है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि। पुनर्योजी कृषि में क्या है, एक महत्वपूर्ण बात यही होती है कि अधिक से अधिक जल को बचाना, और उसके बाद क्या करना, मृदा को खुला नहीं छोड़ते जिससे उसकी उपजाऊपन बनी रहे। और एक महत्वपूर्ण क्या है कि उसके मेड़ों पे पेड़ भी लगा देते हैं, पेड़ बीच में भी पेड़, ये फल के भी पेड़ हो सकते हैं, कोई ऐसे भी पेड़ हो सकता है। तो फल का पेड़ होगा तो उससे पैसे भी आएंगे, किसानों को एक्स्ट्रा आय भी आएगी।
तो इस तरह के रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि बोला जाता है उसे, तो वो नए जमाने को देखते हुए, जरूरतों को देखते हुए किया जाता है। तो उसका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि उसमें जहां जल संरक्षण किया जाता है, वहीं किया जो निकलने वाला CO2 है उसे भी कैप्चर करके रखा जाता है, क्योंकि आसपास हम लोग फॉरेस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये हो गया कार्बन कैप्चर स्टोरेज के साथ साथ जैव ऊर्जा। तो एक काम तो ये तो कर ही रहे हैं, कैप्चर स्टोरेज की बात तो की ही जा रही है, उसके साथ जैव ऊर्जा भी। जैव ऊर्जा कैसे? अब देखो, सिल्वर ग्रास जैसी ऊर्जा उत्पादक फसलें, ऊर्जा उत्पादक फसलें मतलब क्या? जलावन की लकड़ी में जिसे यूज किया जा सकता है, जिससे कुछ और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैव ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में दहन किया जाता है इनका। इसको बेसिकली क्या, जैव ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में दहन किया जाता है, और दहन से होने वाले CO2 उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है और भूमिगत रूप से संग्रहित किया जाता है। तो ये सिल्वर ग्रास का इंपॉर्टेंट उदाहरण हम लोग ध्यान में रख लेंगे। चलिए, दूसरा, भूवैज्ञानिक कार्बन प्रच्छादन। भूवैज्ञानिक मतलब क्या? भूवैज्ञानिक मतलब जो वहां पे चट्टानों की संरचना है या जो मृदा की संरचना है, मतलब ये भौतिक पार्ट हो गया। भौतिक पार्ट मतलब चट्टान भी ऐसे हैं बहुत सारे। तो ये क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से वायु या बायोजेनिक जैव उत्पादित स्रोतों से कैप्चर की गई CO2 को लंबी अवधि के भंडारण के लिए छिद्रयुक्त चट्टानी संरचनाओं में भूमिगत गहराई में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें जिससे क्या ये फंस के यहीं पे रहे, इंजेक्ट कर दिया जाए। ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि यहां से इसे निकलने का रास्ता ये सबसे सेफेस्ट है। तो ये बायोचार, उसी तरह से बायोचार, अभी जो जलावन की बात की गई थी, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में इसको जलाया जाता है, और इसे किससे जलाया जाता है? बायोमास को दहन किया जाता है। जिससे क्या होगा? जिससे होगा ये कि कार्बन या अधिक स्थिर उत्पन्न होगा, और उस कार्बन को क्या करेंगे? अधिक स्थिर रूप, उस कार्बन को हम क्या करेंगे? उसको स्टोर करके मृदा में मिलाया जा सकता। इससे मृदा की पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी और कार्बन स्टॉक में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये चीज। वर्धित अपक्षय, इनहैंस्ड विदरिंग मतलब क्या? बहुत सारी जो चट्टानी संरचना है वहां पे कार्बन चक्र में हमने पढ़ा है, कार्बन चक्र पढ़ा है ना हमने। कार्बन चक्र में हम लोग यही देखते हैं कि यहां से शुरू होकर यहां चली जाती है, मतलब पूरा वायुमंडल से शुरू होकर चक्र है। और ये चक्र सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ? जो चट्टानों में, अवसादों में संग्रहित है। और संग्रहित क्यों है? कि जब चट्टान टूटते हैं, जो केमिकल वो है भी तो वही रासायनिक संरचना भी तो है, और उसके कारण भी क्या, वो कार्बन को ग्रहण करते हैं। तो यही बात यहां कही गई जा रही है कि अगर ये, हाँ, ये अपर्दन जैसी प्रक्रिया को अगर तेज कर दिया जाए, अपर्दन जैसी प्रक्रिया को अगर तेज कर दिया जाए, तो उससे होगा क्या? उससे ये कार्बन ग्रहण में वृद्धि होगी। और ये कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और अभिक्रियाशील स्रोतों, कुछ प्रकार के चट्टानों, जिससे कि वो अभिक्रिया करता है, के बीच होने वाली प्राकृतिक अभिक्रिया को तीव्र कर दिया जा सकेगा। तो यही हम लोग कर सके, मतलब अपर्दन अपने आप में उस प्रकार के चट्टानी स्रोतों को क्या करेगा? बाहर कर देगा, जिससे क्या करेगा? कार्बन प्रतिक्रिया करेगा और डिजॉल्व होके कार्बन के रूप में वो वहां पे संग्रहित हो जाएगा। यही इसका ये है। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां पे कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या? जैसा शुरू में हमने डिस्कस किया था कि LVCR के लिए है क्या, 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि है। ऐसे ही अभी हम खाद्य असुरक्षा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मतलब खाद्यान्न का उत्पादन जो है चैलेंज है, उस पर चैलेंज है। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, जिस तरह से खपत बढ़ा, जिस तरह से मांग बढ़ी है खाद्यान्नों की, तो हमें, और सूखा और वर्षा, चरम घटनाओं की घटनाएं बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। तो उसमें इतना जो भूमि को निकाल पाना, जो कि गैर कृषि गतिविधि के लिए होगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि जिसमें वन लगाया जा रहा है, जिसमें वेटलैंड की बात की जा रही है, जिसमें और भी चीजें की जा रही हैं, तो उसमें सीधा सीधा खतरा किस पे होगा? खाद्य उत्पादन पे, कि खाद्य उत्पादन को रिप्लेस करोगे ऐसे आप कार्बन सिंक बनाने के लिए या किसी और रूप में, जिससे ये प्रोसेस हो सके। तो उससे क्या होगा? जैव विविधता
खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या, खाद्यान्न उत्पादन पे समस्या हो सकती है, आजीविका बाधित हो सकती है और इससे गंभीर सामाजिक और पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। दूसरा, वन अंतराल। तो बेसिकली क्या बता रहा है ये बता ये रहा है कि 2030 तक वनों की जो कटाई एवं वन निम्नीकरण है को रोकने और उलटने की प्रतिबद्धताओं तथा वास्तविक स्थिति के बीच का अंतराल है। यही है कि हम लोगों ने क्या इतना ये जो कार्बन CO2 एमिशन को कम करने की बात की जा रही है, तो आज ये क्यों की जा रही है कि, और बताया क्या जा रहा है कि इतने भूमि की आवश्यकता है, X हेक्टेयर मान लो आप। तो ये जो X हेक्टेयर मतलब क्या कि इतना भूमि नहीं है ना अभी जो कार्बन सिंक नहीं बन पा रहा है, मतलब जो वन के रूप में काम नहीं करते। इसका मतलब ये गैप है ना, ये अगर इतने भूमि पे अगर वन लगा होता आज, तो शायद ये इतना CO2 जो है ये एब्जॉर्ब कर चुका होता। तो इसका मतलब सिंपल ये बात ये की जा रही है कि इसका मतलब क्या है कि ये 2030 तक वनों की कटाई एवं निम्नीकरण को रोकने और उलटने की प्रतिबद्धताओं तथा वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर है कि हमने जितने पेड़ लगाए हैं और जितने पेड़ नहीं लगाए हैं, इसी के बीच का गैप तो है। ये गैप तो बता रहा है ये, नहीं तो ये आज बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती। सिंपल है ये। और ये दर्शाता है कि 2030 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 20 बिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान या निम्नीकरण हो सकता है। तो ये चीजें डेटा जो है इस तरह से भी कोट किया जा सकता है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये सब पॉइंट लिखे जा सकते हैं, डिफरेंट रीजन। अब IPCC के द्वारा इस डेटा को, इस प्रक्रिया को बैक भी किया गया कि जो हमने विधियां बताई उसमें बताया गया कि IPCC द्वारा कार्बन निष्कासन के विभिन्न उपायों को अनुमानित क्षमता 2050 तक प्रति वर्ष गीगाटन CO2 में दिखाया गया, जिसमें देखो आप पुनर्वनीकरण से 0.5 से 10.1 ये इधर जो है वर्षों का दिया गया है। उसके बाद 0.4 to 8.6 दिया गया है। उसका ये फसली भूमि और घास भूमि में मृदा कार्बन प्रच्छादन से, और उसका कार्बन कैप्चर स्टोरेज के साथ जैव ऊर्जा से ये, और बायोचार से 0.003 से 0.49% तक, और वर्धित अपक्षय 0.5 से 4। देखिए इस तरह से कैसे ये गड्ढा खोद के उसमें जो है ना कार्बन को डालने की बात की जा रही है ये। चलिए आर्टिकल नंबर 4 क्या है, जलवायु वित्त पोषण पे भारत का पक्ष। ये भी पर्यावरण से संबंधित है। और जलवायु वित्त पोषण, जलवायु फाइनेंसिंग या वित्तीयन, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, हमने सुना है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है पूरे दुनिया में, तो उसके लिए जो फंड की आवश्यकता है और या वित्त पोषण की आवश्यकता, जो पैसे की आवश्यकता है, उसमें होने वाली कमी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेष करके विकासशील राष्ट्र और गरीब राष्ट्रों के लिए जिनके पास ऑलरेडी फंड की कमी है। तो उससे हो ये रहा है कि जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे वनीकरण से संबंधित प्रोजेक्ट आप फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो, तो उसके लिए जो फंड की आवश्यकता है वो कम हो रही है, उसकी कमी हो रही है। और उसकी कमी के कारण ये प्रोजेक्ट समय पे पूर्ण नहीं हो रहे हैं। और समय पूर्ण नहीं होने से क्या होगा, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमने क्या बनाया है, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सभी देशों के द्वारा, वो पूरा करने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब इस प्रकार के अधिकतर देश सफल नहीं होंगे तो क्या पूरे विश्व भर में जो प्रयास है वो क्या हो पाएगा। जो लक्ष्य है पेरिस सम्मेलन में 1.5 डिग्री सेल्सियस का 2030 तक के लक्ष्य को हमें पूरा करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं होने देना है पृथ्वी को। हमें कार्रवाई को इस तरह से बढ़ाना है जो क्लाइमेट चेंज के प्रति हम लोग कर रहे हैं। तो क्या वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही सब कारण है, यही चैलेंजेस है। तो इसीलिए ये जो अभी जलवायु वित्त पोषण जो है ना इतना चर्चा में है। अभी COP 30 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, अभी बेलेम ब्राजील में हुआ। अमेजन वर्षा वन में अवस्थित एक पोर्ट सिटी ब्राजील का काफी इंपॉर्टेंट स्थान भी था क्योंकि अमेजन वर्षा वन में हुआ। और वहां पे भारत
की जो प्रतिक्रिया हुई, भारत का जो पक्ष था, भारत के द्वारा जो रखा गया पक्ष था वित्त पोषण के संदर्भ में, ये एक और इंपॉर्टेंट था। तो ये न्यूज आर्टिकल इसी पर आधारित थे। क्या कहा गया? कहा यही गया कि जलवायु वित्त पोषण, वही फंडिंग कमी, जो कमी हो रही, जो गैप हो रहा है वित्त पोषण में, कमी जो है, जितने भी जलवायु कार्रवाइयों की बात की जा रही है उसके लक्ष्यों को पूरा करने में एक सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि कभी भी फंडिंग पूरी हो ही नहीं रही है, खास करके हमारे जैसे गरीब राष्ट्रों में। तो भारत ने एक पूरा का पूरा एक ग्रुपिंग बनाया। ग्रुपिंग कौन कौन से राष्ट्र थे उसमें? उसमें राष्ट्र हैं हम लोग बेसिक, इसका नाम रख लो, हाँ बेसिक तो समान विचारधारा वाले विकासशील देशों, मतलब बेसिक मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत और चीन, इन और क्या, जो समान विचारधारा वाले जो गरीब देश और विकासशील राष्ट्रों, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, इस तरह से बनाया गया एक उसके द्वारा। तो उसके द्वारा जो है ना बात रखी गई और भारत के द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि जलवायु वित्त पोषण की महत्ता को रेखांकित किया जाना चाहिए। तो यही जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभी समय के पक्षकारों को 30वां सम्मेलन, तो ये बात हमने डिस्कस अभी कर ही लिया। तो ये बात इसलिए चर्चा में आया। तो इसके बारे में हम लोग और देखते हैं कि क्या है पक्ष। मुद्दा यह है कि भारत ने जो रेखांकित किया है वो है, सबसे पहले स्पष्ट परिभाषा हो जलवायु वित्त पोषण का, कि एकदम क्लियर हो कितना दिया जाना है, किसको दिया जाना है, एक स्पष्ट और सभी देशों को स्वीकार्य परिभाषा जो सबके लिए हो, मतलब सबके लिए इक्वल हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि विकसित राष्ट्रों के लिए भी के द्वारा भी स्वीकार हो, विकासशील के लिए भी, गरीब के लिए भी। दूसरा, जलवायु अनुकूलन में वित्त पोषण। जलवायु अनुकूलन या एडेप्टेशन, कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं उसके प्रति अनुकूलित होने के लिए, मतलब उसके साथ जीवन जीने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसी तैयारियां करनी होगी, हमें कुछ ऐसे निर्माण करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। तो उसी के लिए, इसी को बोलते हैं जलवायु अनुकूलन। तो अनुकूलन के लिए विशेष तौर पर फंड खर्च किया जाता है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड काफी इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन फंड, इसकी बात क्योटो प्रोटोकॉल के दौर से की जा रही है। क्या है कि इसमें जलवायु अनुकूलन से जुड़े कार्यों में लोक वित्त निवेश में सुधार किए जाए और इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। मतलब पब्लिक फाइनेंस, सरकारों के द्वारा जो मदद किया जाता था विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र के द्वारा, क्योंकि ये फ्लो बढ़ाना जरूरी है। और अनुकूलन कार्यों में वित्तीय निवेश को वर्तमान की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक करने की जरूरत है। कुल मुद्दा क्या है? पैसा। और उसमें क्या? लोक वित्त निवेश, पब्लिक फाइनेंस को बढ़ाया जाए। वैश्विक अनुकूलन, मतलब इससे हो सकेगा, दो चीजें होंगी, इससे सरकारों को जिम्मेदार बनाया जा सकेगा और ये क्या निश्चित होगा, ये क्या होगा, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होगी। अगर सरकारें अगर इसमें इस मंच पे आ जाती हैं और कह देती हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इस तरह से चीजें होंगी, हो सकती है। दूसरा, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य। आप, ये टर्मिनोलॉजी है तो इसलिए इसे ही ध्यान रखेंगे, जीजीए, इसलिए इसका हिंदी कर दिया गया है, लेकिन ये है जीजीए, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ये ध्यान रखेंगे, ये टर्मिनोलॉजी है कि प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति की आवश्यकता है और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मजबूती से निपटने और जलवायु परिघटनाओं से जुड़े खतरों को कम करने के लिए जरूरी है। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, वही अनुकूलन जो मैंने समझाया कि जो प्रभाव हो रहे हैं उससे निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या, अनुकूलन के लिए आपको आधारभूत क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा। मान लिया जाए बाढ़ की संख्या अधिक हो रही है, बाढ़ की फ्रीक्वेंसी अधिक हो रही है तटीय इलाकों में, जैसे सागर तल परिवर्तन हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, या वर्षा बढ़ रही है जिस कारण से बाढ़ की संख्या अधिक हो रही है। तो बाढ़ की अधिक होंगे तो उससे एडेप्टेशन के लिए हमें क्या करना होगा, उस रीजन में जहां बाढ़ आ रही है पिछले कुछ सालों से अधिक से, तो उसमें उस तरह के मकान बनाने होंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, एडेप्टेशन। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसमें फंडिंग आवश्यक है, जिससे हम, तभी तो हम लोग, वो जो कम्युनिटी है इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ पाएगी, अडेप्ट कर पाएगी, अनुकूलित हो पाएगी। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट में दिया जाने वाला जो पैसा है उसे एडेप्टेशन फंड बोलते हैं हम लोग। तो उसी में बात की जा रही, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। तो ये मुद्दा क्या है, ग्लोबल लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, इससे हम पूरी तरह से लड़ नहीं पाएंगे और बहुत सारे गरीब और छोटे राष्ट्र, आइलैंड नेशन पीछे छूट जाएंगे और उन समुदायों को हम इसका कवर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भारत
बोला ही, लाइक माइंडेड जो डेवलपिंग नेशन है और जो उनके जैसे जो विकसित विकासशील राष्ट्र हैं, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो वहां पे उन्होंने विकास तो किया है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या है जिनका उनमें पेट भरना है, तो उनके पास चैलेंजेस बड़े हैं। तो सबको लेके हुए चल देंगे, भारत का पक्ष यही है। तो वही वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य जो है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता 2015 के अनुच्छेद 7 के तहत तय किए गए हैं ये चीजें। तो ये बात हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। चलिए, अब क्या है, अनुच्छेद 9.1 के अनुपालन क्या है, पेरिस सम्मेलन का कुछ अनुच्छेद हैं, मतलब सेक्शन या अनुच्छेद जो है ना इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां की जाती है। पेरिस सम्मेलन में क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट में कि अनुच्छेद जो 9.1 है का कार्यान्वयन होना चाहिए। ये क्या है, ये विकासशील देशों को उपशमन यानी उत्सर्जन में कमी लाने और अनुकूलन दोनों में सहायता हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने हेतु। तो ये बात हमने कब से बात की है, क्योटो प्रोटोकॉल के जमाने से यही बात की है ना, कि विकसित राष्ट्र चूंकि ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं किस चीज के लिए, उत्सर्जन के लिए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वहां हुई और उत्सर्जन काफी बड़े पैमाने पे, तो वहां पे एक लीगली बाइंडिंग जो है कानूनी रूप से प्रतिबद्ध बनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल को, कि आप विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों को फंड दिया जाएगा इससे लड़ने के लिए, अनुकूलित करने के लिए, इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमने सुना है। अब उसके बाद क्या चीजें आ गई, पेरिस समझौता हो गया, और पेरिस समझौते में भी क्या हो गई बात कि वो लीगली जो वाइंडिंग वाली बात थी, जो कानूनी रूप से प्रतिबद्धता वाली बात थी, वो हटा दिया गया और वो सबके लिए कर दिया है कि आप बताओ नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आप कितना संकल्प करोगे। लेकिन उसके साथ फिर से भी क्या है, गैप रहेगा कि हम तो करेंगे, लेकिन अगर हम विकासशील और गरीब राष्ट्र हैं तो हमारे पास उतनी क्षमता नहीं होगी, कहीं से भी हम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते जितना एक अमीर राष्ट्र कर सकता है, जैसे अमेरिका, जैसे यूरोप के पश्चिमी यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कर सकती हैं। तो इसलिए एक फंड की भी आवश्यकता होगी, जिसमें क्या विकसित राष्ट्र क्या करेंगे, वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे, किसको, विकासशील राष्ट्रों को। ये कानूनी दायित्व की पुष्टि करता है। ये कब बात हुई थी, पेरिस समझौते में, और जिसमें अभी चैलेंजेस हैं, वही फंड नहीं मिलने के कारण ये बहुत बड़ा समस्या है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रौद्योगिकी, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो बार बार मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा ना। जैसे कार्बन उत्सर्जन कम कैसे किया जा सकता है, एक सोर्स पे काम करो। अगर आप कोयला आधारित या जीवाश्म ईंधन, कोयला आधारित या अन्य जीवाश्म ईंधन आधारित आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो जिससे कि उत्सर्जन अधिक हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना होगा आपको। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, अब जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह भारत सरकार भी चला रही है। तो वैसे के लिए क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए वैसे के लिए, और वैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके, ग्रीन एनर्जी पे, जिससे उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी सुविधा होनी चाहिए, जहां पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी विद्यमान है और उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और बाधा किस प्रकार की बाधा, आईपीआर से संबंधित, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित या बाजार संबंधी बाधाएं रुकावट ना बने, जो जो किसी भी टेक्नोलॉजी के पब्लिकली इन जनरल दूसरे के द्वारा यूज करने के संदर्भ में, मतलब आईपीआर वही है कि जिसने विकसित किया उसके पास उसके राइट्स होते हैं, और दूसरा अगर कोई यूज करता है उस टेक्नोलॉजी का तो उसे उसकी रॉयल्टी देनी होती है। लेकिन फिर से बात तो यहाँ पे यही आ जाएगी, रॉयल्टी फ्री करनी होगी। क्यों, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन करेगा, गरीब और विकासशील राष्ट्र जिनके पास ऑलरेडी पैसे की कमी है। तो इस प्रकार के जो जो अवरोध हैं उस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने में, वो कम किया जाएगा, तभी तो किया जा सकेगा दूसरे के द्वारा भी। तो पेरिस समझौते में प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक के परिणाम स्वरूप प्रथम प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो ये सब जो डेवलपमेंट है, जो COP30 अभी बेलेम में हुआ है ब्राजील में, इन सबको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, हर साल कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है, तो इस साल भी ये चीजें आई। चलिए, भारत के पक्ष में मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य बिंदु क्या है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच विकास में असमानता है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल साउथ की अवधारणा हमने सुना ही है। ग्लोबल साउथ क्या है, भौगोलिक के साथ साथ क्या है, एक क्या ये आर्थिक कंसेप्ट है। मतलब बेसिकली ये गर्म देशों की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय अधिकतर, और विकासशील राष्ट्रों की बात करते हैं जो सामान्यतः 0 डिग्री से नीचे पाए जाते हैं।
मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मतलब जो दक्षिण अमेरिका है उसके राष्ट्र आप समझ लो, अफ्रीकी कंट्री जो और उसके बाद भारत, मतलब एशियाई जो नेशन है। तो इसमें गरीब विकासशील राष्ट्र और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत जैसे राष्ट्र जो है ना, उनका मुखिया कौन है, मतलब उसकी बात कौन करता है, भारत करता है। उसे ग्लोबल साउथ की अवधारणा बोला जाता है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ कौन, जो विकसित राष्ट्रों का समूह है, ओएससीडी ग्रुप जैसे हम लोग देखते हैं, अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के बड़े राष्ट्र। तो उसकी बात, तो वहां पे मुद्दा यही है कि विकास में तो असमानता है। सीधी सी बात क्या है, तो यूएनएफसीसी जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, ये न्याय संगत बनाया जाए इसे, यूएनएफसीसी की प्रक्रिया को, कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसे न्यायपूर्ण बनाया जाए। तो वो न्यायपूर्ण कैसे होगा, कि जब लक्ष्य एक होगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, लेकिन जो विभेदित अलग अलग जो अलग अलग जो तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पे उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग दायित्व दिए जाएंगे। तो कुल मुद्दा यहां पे यही है, ठीक है। जिससे कि अर्थव्यवस्था में समान और समावेशी रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि विकास का स्तर अलग है तो पैमाना भी अलग होना चाहिए। तो यही इसमें कहने का मतलब है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है जलवायु वित्त पोषण पे जो सहमति बनी है, स्तर पे सहमत जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य क्या है। सबसे पहले बाकू से बेलेम रोड मैप, क्या मतलब हुआ, बेलेम मतलब अभी हुआ COP30, ये COP30 है। और ये कौन है, बाकू जस्ट पिछले साल हुआ COP29, कहां है, अजरबैजान में, ये ध्यान रखेंगे। तो वहां पे क्या हुआ था, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, मतलब यही पैसा देने के लिए एक गोल बनाया गया कि इतना पैसा तो हम देंगे विकासशील राष्ट्रों को, इतना फंड किया, इतने फंड की आवश्यकता है। और प्रति वर्ष अगर बोला गया कि वहां पर गैप दिख रहा था 1.3 ट्रिलियन डॉलर का, तो वहां पे ये बात की गई कि यही NCQG, नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, कि हम प्रति वर्ष इतना पैसा देंगे, इतना तो धन हम लोगों को जुटाना होगा जो कि विकासशील राष्ट्रों को ट्रांसफर किया जाए। तो यही बात की जाएगी। पर सहमति इसमें विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक प्राप्त करना भी शामिल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक व्यापक लक्ष्य वर्ष 2035 तक बाह्य वित्तीय सहायता बढ़ाकर प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर भी शामिल है। दो तरह के लक्ष्य हैं, एक तो ये प्रति वर्ष वाला, और व्यापक मतलब लॉन्ग टर्म, एक बड़ा लक्ष्य ये कि उसे बढ़ाना है। तो दो लक्ष्य यहां पे ध्यान में रखेंगे। ग्लासगो जलवायु समझौता हुआ था, इसके तहत क्या विकासशील देशों ने यह वचन दिया कि वो 2025 तक विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन हेतु 40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। दो बातें हमने अभी तक देखी हैं, लेकिन सब में चैलेंजेस है, कमी है, ठीक है। चलिए, अंतिम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसमें बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित क्या स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल। तो हम लोग जानते ही हैं हमारे शरीर में अवस्थित विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो विशेष प्रकार के गुण होते हैं, और जिसका जो है आजकल बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में काफी नाम है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे रोगों का इलाज इससे संभव है, हो सकता है कि ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च के बाद बोला जा रहा है। जैसे अल्जाइमर जैसे रोग, दिमाग से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऐसे जो महत्वपूर्ण बीमारियां जो बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और उसका इलाज अभी तक पुख्ता इलाज नहीं है, वो स्टेम सेल थेरेपी से किया जा सकता। और भी अन्य जो है, उसके बाद क्या, अंगों के खराब हो जाने के बाद उसके क्षतिपूर्ति, मतलब उसे फिर से रीजनरेट करने का भी काम स्टेम सेल जो थेरेपी है उससे किया जा सकता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो इसी के बारे में न्यूज आर्टिकल है क्या कि अभी एक अध्ययन अभी किया गया, और इसमें इसमें वही उपचार से ही संबंधित है कि कोशिकाओं, स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से उपचार की एक नई विधि प्रस्तुत की, इसलिए चर्चा में है। नई विधि क्या है कि उपयोग करके रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की मरम्मत के लिए एक आशाजनक विधि की पेशकश की गई है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन वाला फ्रैक्चर की बात हमने, ये आम हो गया आज के डेट में, नए रहन सहन और नए तरह के जो रहन सहन के कारण जो है ना, ये चीजें स्पाइन में समस्या जो है, रीढ़ की हड्डी में समस्या जो है, पॉस्चर से संबंधित समस्याएं काफी अधिक मात्रा में देखा जा रहा है ये। तो ये जो है स्टेम सेल से संभव है, और उसके बहुत सारे शरीर पे प्रभाव हैं।
तो इसलिए ये बड़े डेवलपमेंट इस दिशा में बोला जा रहा है। अब इस बेसिकली इसमें बोला ये गया है कि इस अध्ययन के अनुसार जो वसा उत्तक से निकाली गई स्टेम कोशिकाएं मनुष्यों में देखे जाने वाले ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी फ्रैक्चर को ठीक करने में मदद कर सकती है। क्या बोला जाता है इसमें कि स्टेम सेल कहां से निकाला जाएगा? वसा मतलब फैट, जो चर्बी जमी होती है उससे ये निकाला जाने वाला जो टिश्यू होगा, त्वचा, उससे जो स्टेम कोशिका निकाली जाएगी, उससे क्या किया जा सकेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी से संबंधित रोग। कब होता है वो? जो बुढ़ापे में होता है, मतलब हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं, टूट जाएंगी, जल्दी टूट सकती हैं, या उसमें दर्द होने लगता है, इस तरह की समस्या है। फ्रैक्चर की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप बूढ़े लोगों को देखोगे, झुक जाएगी उनकी हड्डियां, फ्रैक्चर की समस्या ज्यादा होती है, धीरे से भी गिरेंगे, टूट जाएगी उनके। तो ये सब समस्या है। ऑस्टियोपोरोसिस यही बोला जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस संबंधी जो फ्रैक्चर है ना, उनको ठीक करने में, तो अगर ये पाल या विज्ञान ने, आप सोचो समझो, तो कोई कभी बूढ़ा ही नहीं होगा एक तरह से। आप समझो, जो बुढ़ापे में 40 के बाद ही, 50 के पहले तो 50-60 के बाद लोग होते थे, आज 40-50 के बाद ही समस्याएं दिखने की लगी कि हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट लोग ले रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या का जो निदान किया जा सकता है, तो और काफी एप्लीकेशन हो सकते हैं इस दिशा में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यही वसा उत्तक को शरीर की चर्बी भी कहते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जो हड्डियों को कमजोर और नाजुक बना देती है, जो बुढ़ापे में बेसिकली। स्टेम कोशिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कहाँ होती हैं? ये अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे। सिंपल इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होगा। ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को रीजनरेट कर सकता है, जो कि इसे यूनिक बनाता है, मतलब डॉटर सेल बोला जाता है, विकसित कर सकता है। और इससे जो है, ये जो डॉटर सेल है, इन्हें जो है विभिन्न प्रकार के अंगों में जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या मतलब समझे हम लोग? मतलब कोई भी अंग, आप समझो, अगर बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जीवन का, मतलब शरीर का सबसे यूनिट पार्ट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? एक इकाई क्या होता है? कोशिका से जो बनेगी टिश्यू, सेल से टिश्यूज, और टिश्यू से ऑर्गन्स, यही बनता है, यही हमने पढ़ा है। अंग, और विभिन्न प्रकार के अंगों से क्या बनेगा? हमारा शरीर बनता है। जैसे लीवर है, किडनी है, दिमाग है, हार्ट है, इस तरह से पैर है, हाथ है, इस तरह से। और ये डिफरेंट ऑर्गन हुए ना, और ऑर्गन के नीचे चले जाएंगे टिश्यूज होगा, और टिश्यूज के नीचे चले जाएंगे सेल्स होगा। तो बेसिक क्या होगा? जो यूनिट मटेरियल कौन है, इकाई मटेरियल कौन है अंग को बनाने का? कौन हो गया? वो कोशिका हो गई। अंग, उत्तक या टिश्यू, और ये कोशिका। और ये कोशिका अगर खराब हो गई तो समस्या हो सकती है। तो इसलिए स्टेम सेल की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। और अगर स्टेम सेल, अगर कोई एक्स्ट्रा सेल ऐसा मिल जाए और वो क्या करे, इसी प्रकार के कोशिकाओं को जनरेट कर दे, तो इसका मतलब कोई भी अंग में अगर कुछ खराबी हो जाएगी और इस प्रकार की कोशिकाओं को वहां पे प्रत्यारोपित कर दिया गया, तो क्या होगा? वो रीजनरेट कर लेंगे, एक हो सकता है, या उसमें जो बीमारियां हैं वो ठीक कर लिया जाएगा। तो यही तो बोला जा रहा है ये यहाँ पे, इसलिए तो इसका उपचार किया जा रहा है कि या तो ये फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, अंगों को रीजनरेट करने के काम में आ सकता है, या रोगों को खत्म करने के काम में आ सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल होते हैं। कुछ स्टेम सेल जैसे, अब देखिए, सबसे पहले इसके अर्थ को देखिए, क्या है? अविशेषीकृत, मतलब ये क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं ये शरीर में, और इसका कोई काम नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। अविशेषीकृत कोशिकाएं, मतलब अविशेषीकृत मतलब क्या? मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये लंग्स में काम करेगा, ये ब्रेन के लिए काम, ब्रेन सेल्स हैं, हमने सुना है ये ब्रेन सेल्स हैं, या ये ब्लड सेल्स हैं। तो ये विशेषीकृत काम नहीं कर रहा है, मतलब अविशेषीकृत, खाली है। और ये शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाएं प्रदान करती रहती है। ये नई परिपक्व कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार बार विभाजित हो सकती हैं, और ये नवीन परिपक्व कोशिकाएं विशेष कार्यों को संपन्न कर सकती हैं।
और यही है मनुष्य है प्रारंभिक भ्रूण। अभी कहाँ पाया जाता है इसे? भ्रूण में, एम्ब्रॉय में, जब जैसे जीवन निर्माण की अवस्था में होता है, गर्भ में, भ्रूण में पाया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास में। और उसके बाद क्या? गर्भनाल में, प्लेसेंटा में, 3 जगह में। और कई वयस्क अंगों में भी इसे पहचाना गया है जिसमें क्षमता होती है। दूसरा क्या है? इसके प्रकार को आप देखोगे, प्रकार जो है ना, प्रकार उसमें से कितना फंक्शन कर सकता है। मतलब वो जो स्टेम सेल है जो हमने देखा गैर विशेषीकृत, वो कितने प्रकार के काम कर सकता है, मतलब यूज कर सकता है। जो प्लूरीपोटेंट है, प्लूरी मतलब प्लूरल, एक से अधिक, तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है, इसमें क्या है? ये भ्रूणीय भ्रूण से निकाला जा सकता है इसको, ठीक है। और प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जिनको लैब में बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, जिनको लैब में बनाया जाता है, ये दोनों प्लूरीपोटेंट हैं जो एक से अधिक फंक्शन में यूज किए जा सकते हैं। मतलब वही जो मैंने बताया, विशेषीकृत जो काम करने वाली जो कोशिकाएं हैं, हृदय में कोई है, कोई ब्लड सेल में है, अगर वहां हुआ तो वहां उसे फिट करके वो उस अंग को उपचार किया जा सकता है। इसका मतलब यही है प्लूरीपोटेंट। और दूसरा क्या है? तो एक जगह कहां पाया गया? भ्रूण में, प्लेसेंटा में। और दूसरा क्या? गैर भ्रूणीय या कायिक या वयस्क, इसका नाम नॉन एम्ब्रायनिक सोमेटिक एडल्ट स्टेम सेल्स। ये जो है इसका लिमिट फंक्शंस हैं, मतलब ये एक से अधिक फंक्शन नहीं कर सकते, मतलब हर जगह इसे यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यही है। अब उसके बारे में क्या ये बात की गई है कि यही प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, कि व्यस्त शरीर की सभी कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है, मतलब सभी कोशिकाओं में इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम प्लूरीपोटेंट है। और ये 2 प्रकार के होंगे, भ्रूणीय और प्रेरित प्लूरीपोटेंट, IPSC, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। और इसका नाम क्या हो गया? ये एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। क्लियर है? ये पाया जाएगा भ्रूण में, और इसे क्या, वही उसी के लेके क्या किया जाएगा, इसे बनाया जाएगा लैब में। तो ये भ्रूण में निषेचन के 3 से 5 दिन के बाद, जब मेल और फीमेल शुक्राणु और अंडे मिलते हैं, उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके 3 से 5 दिन, ध्यान रहे वहीं पे है, वहीं से ये प्राप्त किया जा सकता है, दिन बाद और प्रत्यारोपण से पहले। और इसे आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है जो मानव शरीर में सभी विशिष्ट ऊतकों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो कोई भी ऊतक अगर बनाया जा सकता है तो मतलब कोई भी अंग बनाए जा सकते हैं, कोई भी अंग में सुधार किए जा सकते हैं, यही चीजें है ना, मतलब किसी भी अंग में सुधार किया जा सकता है। प्रेरित सेम वही, लेकिन इसके ओरिजिन में अंतर है। ओरिजिन मतलब क्या? ये पाया जाएगा कहां से? कायिक कोशिकाओं से। तो कायिक कोशिकाओं को लेके लैब में कुछ चेंजेस करेंगे और वो फिर फंक्शन कैसा करने लगेगा, ऐसा ही। तो इसमें और इसमें अंतर यही है, जैसे कि स्किन सेल को लिया, हाँ, और उसमें भ्रूण जीन को डाला, और वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? प्लूरीपोटेंट में, भ्रूण वाले कोशिका की तरह काम करने लगेगा, मतलब उसे जहां चाहे फिट कर सकते हैं। यही है ना, स्टेम कोशिका जैसी अवस्था में बदल जाता है। तो यही बोला गया। उसके बाद क्या, वो जो वयस्क स्टेम कोशिका की बात हमने किया, एडल्ट स्टेम सेल्स के बारे में, कि ये ऊतक या अंग में पाए जाने वाली अविभेदित कोशिकाएं हैं, मतलब डिफरेंट ऊतक या अंगों में पाया जाएगा और किसी विशिष्ट में, और ये विशिष्ट कोशिका प्रकारों को ही उत्पन्न करेंगे। जैसे कि अगर नर्वस सिस्टम में पाया गया, मतलब दिमाग में नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, तो वो नर्वस सिस्टम को ही बनाने के लिए या उसको रीजनरेट करने के लिए काम आएगा, और दूसरी जगह काम नहीं आ सकता है वो। अब जैसे कि ये स्किन सेल में अगर पाया गया, अगर स्किन कोई स्टेम कोशिका, तो वो स्किन को डेवलप करने के लिए ही काम आएगा। इस तरह से समझे। तो अंतर बस यही हम लोगों को है। तो हमारे पास प्रकार, जो उसके फंक्शन के आधार पर हमने प्रकार देखा, प्लूरीपोटेंट और ये वाला प्रेरित प्लूरीपोटेंट और वयस्क स्टेम कोशिका। और जो उसके सोर्स के आधार पर देखा, भ्रूण में मिल सकता है, प्लेसेंटा में मिल सकता है, स्किन में मिल सकता है, इस तरह से देख सकते हैं, बोन मैरो में मिल सकता है। लाभ क्या है? लाभ यही हमने अभी तक बात ही की कि विशिष्ट रीजेनरेटिव क्षमताएं, रीजेनरेट कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्जन्म मरम्मत के लिए विशिष्ट कोशिकाओं परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया। इसीलिए इसका मेडिकल साइंस में आज के डेट में वरदान के रूप में बोला जा रहा है इसे।
इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और इसलिए बार बार इससे प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न भी आते हैं। दवा परीक्षण और विकास में इन विट्रो दवा जांच और विषाक्तता परीक्षण के लिए विशिष्ट मानव उत्तक उत्पन्न कर सकता है। इन विट्रो मतलब क्या? जो लैब में किए जा रहे हैं, जो आजकल लैब में किया जा रहा है गर्भाधान से संबंधित जो ये है, तो अगर उस पर कोई मेडिसिन को चेक करना हो तो वहां भी उसके लिए विशेष प्रकार से एक अंग ही बना लिया जाएगा और उस पर टेस्ट कर लिया जाएगा। अगर अंग उसी तरह से बना है, नेचुरल प्रोसेस से की तरह ही बना है, तो उस पर होने वाले दवाई का असर भी उसी तरह होगा जिस तरह से सामान्य अंग पे होगा। रोगों की समझ, जितना इसके बारे में पता चलेगा, अन्य को, क्योंकि बेसिक मटेरियल के बारे में हम अगर पता कर लेते हैं, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, तो हम पूरे के पूरे बॉडी के बारे में पता कर सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये इसका कुल मिला के क्रक्स था ये। तो चलिए हम लोग अब अन्य सुर्खियों की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से शॉर्ट न्यूज हैं। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट न्यूज है, पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से दल बदल विरोध कानून से संबंधित न्यूज है। अभी हमने देखा हाल फिलहाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभी दल बदल विरोधी कानून के तहत एक विधायक को अयोग्य घोषित किया है। इससे पहले भी हमने न्यूज टुडे में इसके बारे में ये संदर्भ जाना था कि किसी एक सांसद के लिए, विधानमंडल के लिए संसद, हमारे संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं। खैर, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लाया गया 1985 में, और संविधान में क्या 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया है कि दल बदल को रोकने के लिए, जिससे सरकारों को अस्थायी बनाया जा सके, मतलब सरकारें 5 वर्ष का टेन्योर पूरा कर सके, उसको रोकने के लिए। और क्या है, राजनीति में शुचिता मेंटेन किया जा सके, स्थिरता तो बताया है, राजनीति में शुचिता मेंटेन किया जा सके, और लाभ लालच और पद के लालच को कम किया जा सके। यही चीज यहाँ पे इसका लक्ष्य था। और अयोग्यता का आधार क्या होता है? अयोग्यता के आधार कुछ हो सकते हैं कि जो सदस्य हैं विधानमंडल के या संसद के, उसमें कि जो सदस्य है स्वेच्छा से राजनीतिक दल से अपनी सदस्यता अगर त्याग देता है तो उस पर लागू होता है और उसकी वो निर्भर हो जाएगा, वो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वो उसके बाद क्या, राजनीतिक दल के द्वारा जो जारी निर्देश दिया गया किसी भी मामले में, जैसे विप सुना होगा हमने, उसके विरुद्ध जाकर वो वोटिंग करता है या उसका कोई मत रखता है, तो अगर प्रतिक्रिया की जाती है तो उस मतदान से अनुपस्थित रहता है, इस प्रकार के काम करता है तो वो उस पर लागू हो जाता है। निर्दलीय सदस्य पे क्या होगा? अगर निर्दलीय सदस्य चुनाव जीत गया और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, कब? 6 महीने यदि कोई सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मनोनीत सदस्य क्या है? यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो यहां पे 6 महीना इंपॉर्टेंट है। मनोनीत सदस्य की बात की जा रही है, जिसे कि समाज के डिफरेंट इससे लिया जाता है, क्षेत्रों से के आधार पे उनके किए गए कार्यों के आधार पे उन्हें चयन किया जाता है। चलिए, यही था। उसका अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जब पूरी की पूरी पार्टी ही टूट जाए एक तरह से। मतलब क्या? एक राजनीतिक दल का जो लगभग 2/3 सदस्य कम से कम, दल के कम से कम 2/3 निर्वाचन सदस्य विलय के पक्ष में हो, तो इस प्रकार की चीजें जो है लागू नहीं होगी। अध्यक्ष सभापति की भूमिका, जो सदन का अध्यक्ष और सभापति है उसकी भूमिका क्या होती है? जो अयोग्यता ठहराने के लिए जो सबसे निर्णायक पद होता है वो वही होता है, उसी का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन इस निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है, इस निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है। और ये किस मामले में आया? क्योतो होलोहान बनाम जाचिल्लू और अन्य के मामले में 1992 में ये किया गया कि अध्यक्ष की कार्रवाई अगर देरी करता है, क्योंकि वहां पे ये चीजें थोड़ी अस्पष्ट है कि क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कि अध्यक्ष के पास अगर मामला गया दल बदल का तो उस पर कितने समय में वो फैसला देना है, जिस डेट से वो निष्कासित किया जा सके या कार्रवाई की जा सके। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि उसे
रोक लिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, और उस पर चूंकि कानून में थोड़ी अस्पष्टता है तो जिस कारण से उसका लाभ मिल जाता है उस सदस्य को, या उस पर राजनीति भी उससे मुद्दा है, राजनीतिक रूप से मुद्दा बना हुआ है। तो जिसे क्योतो होलोआन में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि अध्यक्ष कार्रवाई में देरी करता है न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। चलिए, मुद्गनियोमा क्या एयरबेस लद्दाख में है और स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन चीन के सीमावर्ती क्षेत्र में लद्दाख में, और ये एयरबेस है लेह, कारगिल और थोइस एयरबेस के साथ साथ चौथा महत्वपूर्ण एयरबेस होगा इस रीजन में। तो नियंत्रण रेखा से नजदीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि इसके आसपास का आप देखोगे जो भौतिक बनावट, देसांग प्लेन, पैंगोंगसो सेक्टर, चुसुलू घाटी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए, हमने ये सुना है हेपेटाइटिस ए तीव्र यकृत विफलता, एक्यूट लीवर फेलियर, लीवर से संबंधित एक जो काफी गंभीर बीमारियों में से एक हमने सुना है एक्यूट लीवर। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या, ये लीवर के सूजन से संबंधित है और हल्की से लेकर गंभीर बीमारी तक ये पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि हेपेटाइटिस ए पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इससे मृत्यु होने की आशंका कम होती है, मतलब इसके लिए क्या आपको प्रतिरक्षा मिल जाती है। और हेपेटाइटिस ए से संक्रमित लोग कुछ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस के कारण मर सकते हैं। तो ये कुछ कारणों में ये ऐसा होता है। और क्या है, ये हेपेटाइटिस बी और सी के विपरीत हेपेटाइटिस ए चिरकालिक यकृत रोग का कारण नहीं बनता है। और हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीका उपलब्ध है लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए टीका उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि भारत में फैलने वाले इंपॉर्टेंट बीमारियों में से है जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा पर घोषणा पत्र। सूचना सत्यनिष्ठा पर जलवायु परिवर्तन फिर से आ गया, अभी COP30 हुआ है तो इसलिए चर्चा में रहेगा। है क्या कि जलवायु परिवर्तन सूचना सत्यनिष्ठा के लिए एक वैश्विक पहल है। COP30 में ही जलवायु परिवर्तन के लिए सूचना सत्यनिष्ठा पे घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें क्या बोला गया है, पहल की शुरुआत क्या है कि 2024 में G20 नेताओं ने शिखर सम्मेलन में इस पहल की घोषणा की थी। और ये क्या है, ये देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच एक समर्पित बहुपक्षीय सहयोग है। किस चीज के लिए है, जलवायु संबंधी मुद्दों पर सूचना सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान और कार्रवाई को वित्त पोषित करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, फंडिंग से रिलेटेड है, एक ग्रुपिंग बनाई जाएगी, व्यवस्था बनाए, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और क्या काम करेगा, सूचना सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने वाले, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एसेट है पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, कि जलवायु परिवर्तन क्या प्रभाव हो रहे हैं, उससे लड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। इस तरह से चीजें जो इंफॉर्मेशन संबंधित इंफॉर्मेशन है उसके लिए वित्त पोषित करने वाला है, एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए। ऐसे जलवायु परिवर्तन सूचना सत्यनिष्ठा के लिए एक वैश्विक कोष भी गठित किया है, यही एक डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंट। घोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या यह घोषणा पत्र स्वीकार करता है कि जलवायु संबंधी गलत सूचना एक जलवायु संकट बन सकता है। रूमर फैलना हम लोग देख सकते हैं कि आपदा को जन्म दे सकता है या आपदा से बचने में जो है ना उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गलत सूचना। और सरकार को जलवायु विज्ञान की रक्षा करने और पारदर्शी सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने में मदद करेगी। तो हर तरह से ये मदद करेगा, व्यक्तिगत स्तर पे भी और सरकारी स्तर पे भी। वैश्विक कार्बन बजट, फिर से जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक कार्बन बजट 2025 क्या है, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ने ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो एक रिपोर्ट आ गया, ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट, और उसके अनुसार क्या है, भारत का कार्बन उत्सर्जन दर जो है ना धीमा हुआ है, धीमी गति से बढ़कर कितना हुआ है 1.4%। इसके लिए मानसून द्वारा ठंडक और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को उत्तरदायी कारक माना गया। तो वही है कि गर्मी कम हुई और क्या, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी आ गया। तो क्या हुआ, जो हम लोग परंपरागत जो जीवाश्मी ईंधन पे जो अधिक उत्सर्जन कर रहे थे उससे कमी हो गई। तो यही बात की जा रही है। तो बेसिकली इसमें कुछ मुख्य बिंदु क्या है कि भारत ने वार्षिक रूप से 3.2 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन किया है। ये सब डेटा याद कर सकते हैं। और इससे आगे केवल कौन है, भारत तीसरा स्थान है, ये हमने पहले भी देखा है। और इससे आगे कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो चीन सबसे 1 नंबर, 2 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद भारत।
और भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन क्या है, वार्षिक रूप से 2.2 टन है। ये आंकड़ा विश्व में कम है, लेकिन हाँ, ये विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे कम है। तो ये मतलब 18वें नंबर पे है भारत, 19वें नंबर पे है भारत। तो प्रमुख योगदानकर्ता कौन है भारत की इस एमिशन के लिए? कोयला, क्योंकि कोयला पे हमारी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है, हम लोग क्या है, मतलब 2/3 लगभग जो है ना क्षमता किस पे आधारित है? कोयला से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं बिजली, इसलिए इंपॉर्टेंट रूप से जिम्मेदार है कोयला। सारंडा जंगल झारखंड में अवस्थित है, घना जंगल साल के वन है, साल का वन है। और क्या है, मतलब छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, और साल के वन है, गहरे जंगल हैं। और उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, ये घोर ट्राइबल बेल्ट है, और किसी जमाने में ये LWE मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से भी काफी प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या, इसके आसपास, क्योंकि जमशेदपुर और उसके आसपास का जो इलाका है झारखंड के, उसके आसपास का इलाका है ये, और ये घना जंगल, तो उसके आसपास जो मिनरल बेल्ट भी हैं, तो इस कारण से भी इसे बचाना आवश्यक है। तो इसलिए अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि इसे, इस जंगल को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। और क्या दिया है कि 1 किलोमीटर तक इसकी सीमा के दायरे में किसी प्रकार की खनन गतिविधि पर रोक लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ आप देखोगे, कुछ यहाँ पे इस क्षेत्र में जो मुंडा हो, उरांव, संथाल आदि जनजातियां रहती हैं। कुछ नदियां भी हैं, कारो, कोयना, लेलोर आदि, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। चलिए, जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषक गठबंधन CHFC, ये भी अनदर एक दूसरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित आ गया। क्या है, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके परिणामों से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन, अति चरम घटनाएं हो रही हैं, संक्रामक रोग में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बाष्पीकरण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है तो बाष्पीकरण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो और तापमान का असर हो ही रहा है, तो सबका कुल मिलाकर क्या, मानवीय स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो यही चीज यह बताना चाह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसके परिणामों से निपटने के लिए एकीकृत कार्रवाई हेतु शुरुआती $300 मिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है। और क्या ये बेसिकली क्या, स्वास्थ्य में सुधार लाने और जीवन बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर कार्य करने वाले संस्थागत व्यक्तिगत वित्त पोषकों को एक साथ लाता है। मतलब सरकारें और गैर सरकारी फंड भी आएंगे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर से जो आ रहे हैं, वो भी संस्थाओं से। और प्रतिबद्ध वित्त पोषकों में वर्तमान में ब्लूमबर्ग, फिलैंथ्रोपीज, गेट्स फाउंडेशन, ये हमने सुना है, ये बड़े बड़े फाउंडेशन जो है ना, जो इस तरह के काम पूरे दुनिया में कल्याण से जुड़े, जलवायु परिवर्तन को खत्म करने के लिए या विभिन्न प्रकार की बीमारियों को खत्म करने के लिए काम करती है। गेट्स फाउंडेशन भी इंडिया में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है। तत्कालीन मुद्दे क्या है कि जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया, अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, जलवायु संवेदनशील संक्रामक रोग, निर्णय निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण जलवायु और स्वास्थ्य डेटा है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC, क्यों चर्चा में है? ये हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि ये सागरीय तापमान और उसको सर्कुलेट करने की, सागरीय धारा और उसके द्वारा सागरीय तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे अक्षांशीय रूप से सर्कुलेट करने की एक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से चलती है, जिसमें क्या है कि जो उष्णकटिबंध का गर्म जल है वो कहाँ जाता है, उष्णकटिबंधी का वो उत्तरी यूरोप की तरफ जाता है जो ठंडा सतह होता है। लेकिन वहां पे इस गर्म जल के पहुंचने के कारण क्या होता है, वो उसकी गर्मी हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाने के कारण बर्फ पिघल जाता है। उसका उस सागरीय जल पे प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में उसके तटीय जो वातावरण है, मतलब जो कॉन्टिनेंट का वातावरण है यूरोप का, उस पर भी असर पड़ता है। मतलब उसके टेम्परेचर को एक मेंटेन करता है, एक औसत तापमान से नीचे नहीं जाने देता, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं होने देता है। लेकिन अब जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, वो कमजोर हो रही है, वो पूरा का पूरा सर्कल। क्यों? क्योंकि यहां से, जैसे मैंने बताया, यहां से गल्फ स्ट्रीम है और ये ऐसे जाती है, ये नॉर्दर्न करेंट है, ये है यूरोप, ये कॉन्टिनेंट, और ये फिर यहाँ नीचे बैठती है और नीचे से फिर ये ऐसे आती है और ये फिर यहाँ से नीचे ऊपर उठती है। यही होगा ना यहाँ पे क्या होगा, डाउन वेलिंग होगा यहाँ पे। तो क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लेशियर पिघलने लगे, तो जिस कारण से क्या वो पूरा का पूरा ये सर्कल जो है, जो चल रहा था, ये सर्कल कमजोर हो गया। और कमजोर होगा तो इसका असर किस पे पड़ेगा, यूरोप के टेम्परेचर पे पड़ेगा डायरेक्ट,
पड़ेगा, है ना। और क्या, जो सागरीय मार्ग खुला हुआ था, सालों भर खुला रहता है, उत्तरी यूरोप में भी बर्फ नहीं जमती, वो इसी के कारण से, क्योंकि ये गर्म जलधारा चलती रहती है ऊपर, ये चीजें हैं। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए कि आइसलैंड ने एएमओसी के संभावित क्षरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। तो आईएमओसी, आइसलैंड कहाँ पे है? उसी उत्तरी जो अटलांटिक सागर में अवस्थित आइसलैंड एक छोटा सा कंट्री है। आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब हमने सुना है। तो वही बात यहाँ पे की गई, तो जो सारा मैंने बताया कि इसका कमजोर होना क्षण निम्नलिखित कारण बन सकता है। क्या? यूरोप में ठंड बढ़ना, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वर्षण के प्रतिरूप में मतलब ठंड बढ़ना। इधर तो ठंड होगी, इधर गर्मी अधिक बढ़ेगी, जिस कारण से बाष्पीकरण अधिक होगा, बाष्पीकरण के कारण क्या होगा? वर्षा अधिक होगी। तो ये चीजें भारतीय मानसून के समय को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार के काफी व्यापक पैमाने पर इसके असर हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा पट्टी दक्षिण की ओर खिसक सकती है। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी साहेल क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर क्या, वैश्विक जल चक्र को भी प्रभावित कर सकता है। जो जलवायु पैटर्न है उसको भी ये फिर से चेंज कर सकता है। तो ये बड़ी घटना है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में ये घटित होती है, और अगर ये कमजोर हुआ तो ये बड़े पैमाने पे प्रभावित करेगा। अंत में हम लोग सुर्खियों में रहा स्थल। सुर्खियों में रहा स्थल क्या? ईरान की राजधानी तेहरान, मतलब ईरान के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली है क्या कि 6 दशकों से, ये भी जलवायु परिवर्तन संबंधित हम लोग देख सकते हैं कि 6 दशकों सबसे बुरे सूखे का सामना कर रहा है ईरान। और यहाँ का प्रमुख बांध जो है ना, जल स्तर जो है ना, गंभीर रूप से कम हो गया है। तो ये पूरा का पूरा रीजन देखो आप, पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, यहाँ से पूरा डेजर्ट वाला इलाका, ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, और उसके बाद जो पर्शियन गल्फ है, ये भी इलाका जो है ना, और ये पूरा का पूरा ईरान देखोगे तो पहाड़ी, डेजर्ट और इस तरह के रीजन होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हम लोग देख सकते हैं, और जब जलवायु परिवर्तन होगा तो इस तरह के प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। अब इसका लोकेशन थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर में क्या है? कैस्पियन सी। इधर क्या है? सेंट्रल एशिया है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, इधर अफगानिस्तान से भी टच करता है, ये पाकिस्तान का यहाँ पे, ठीक है। जो अरेबियन सी में यहाँ पे, यहीं पे चाबार बंदरगाह है, यहाँ पे ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट है। और उसके बाद इसमें पर्शियन गल्फ में हम लोग देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ में यहाँ पे इराक से ये इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसके सीमावर्ती देशों को देख सकते हैं। चलिए, और जैसा मैंने बताया कि भौगोलिक विशेषताएं, जगरोस, एल्ब्रस पर्वत, ये देख रहे हैं, एल्ब्रस माउंटेन, और ये बड़े बड़े डेजर्ट, लुट, कबीर, और तो काफी बड़े संख्या में, बड़े क्षेत्र में पहाड़ या डेजर्ट इलाका है। तो ये सब चीजें यहाँ पे देखा जा सकता है इसके भौगोलिक विशेषताओं में से। उर्मिया झील यहाँ का एक एंडोरोइक खारे जल की झील है, जो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे खारी झीलों में से आती है। तो उर्मिया झील, लेक उर्मिया कहाँ है? यहाँ पे। और माउंट देमबंद, या देमबंद भी बोलते हैं, दामबंद भी बोलते हैं उसे, माउंट दामबंद, तो ईरान, तो के बारे में हम लोगों ने देखा।